NL डालनी है ना। चल बता फर्स्ट क्वेश्चन से इसमें सेकंड प्रिमिटिव एग्जामिनेशंस। देख फर्स्ट क्वेश्चन है द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इज नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, नेट मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू जीरो, या A एंड B बोथ, या नन ऑफ दिस। बोल हाँ यस। मालूम है कैसे? क्योंकि हमारा कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम दो कंडीशंस है, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स इज इक्वल टू जीरो एंड सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज। तो नेट मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू जीरो, तो मतलब A एंड B बोथ। तो C ऑप्शन आएगा इसमें, समझे कि नहीं? An object is thrown vertically upward. It reaches the highest point and then comes down. Highest point reach के comes down. The work done by the force of gravity on the object is work done by force of gravity. अगर हम कोई ऑब्जेक्ट ऊपर थ्रो करते हैं तो वर्क हमारा क्या रहता है, पॉजिटिव की नेगेटिव? तो पॉजिटिव फॉर बोथ द वे अप एंड डाउन, वे डाउन, नेगेटिव फॉर बोथ द वे अप एंड डाउन, नेगेटिव फॉर वे अप एंड पॉजिटिव फॉर वे डाउन, पॉजिटिव फॉर वे अप। देख हमेशा ऊपर जाने के लिए ग्रेविटी कैसे रहती है, ऊपर जब जाएगा तो जी हमारा क्या रहेगा, जी हमारा नेगेटिव रहता है, तो जिसकी वजह से वर्क हमारा नेगेटिव होगा। तो व्हेन वी गोइंग अप इट्स नेगेटिव, व्हेन कमिंग डाउन इट्स पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में हमारा डाउन में रहेगा और अप में नेगेटिव, नेगेटिव फॉर वे अप एंड पॉजिटिव फॉर गो डाउन। सी ऑप्शन, समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एनर्जी कन्वर्शन व्हेन ए ऑसिलेटिंग पेंडुलम मूव फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम पोजीशंस। तो एनर्जी कन्वर्शन देख, एनर्जी कन्वर्शन भी देख ले एक बार। मीन पोजीशन, जैसे ये मेरा पेंडुलम हो गया, ये मेरा मीन पोजीशन और ये मेरा एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी mgh के फॉर्म में रहती है, यस, और काइनेटिक एनर्जी मेरी जीरो रहती है, समझी? और मेन पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी मेरी mgh रहती है, मैक्सिमम रहती है, और पोटेंशियल मेरी क्या रहती है, जीरो रहती है। तो उसने पूछा है कि एनर्जी ऑसिलेटिंग पेंडुलम मूव फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम। तो मीन टू एक्सट्रीम मतलब पोटेंशियल, काइनेटिक टू पोटेंशियल, क्या कन्वर्ट हो रहा है, काइनेटिक टू पोटेंशियल, बी, समझे? नेक्स्ट देखते हैं। देख इस क्वेश्चन में क्या है, इसके चार ऑप्शन का, अच्छा ऑप्शंस नीचे हैं। पहले क्या है, डिटरमाइन द फोर्स F इज इक्वल टू 40 न्यूटन एक्टिंग ऑन ए रॉड AB, ओके, डिफरेंट डायरेक्शन पावेटेड एट पॉइंट A। दोनों के अलग अलग डायरेक्शंस हैं। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। अगर A है तो अपवर्ड करूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 न्यूटन, तो ये हो जाएगा मेरा अपवर्ड, मतलब ये कौन सा मोशन हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो 8 इंटू 40, तो 40 ये न्यूटन है, तो ये मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.8, है ना? तो 0.8 मतलब 8 4 जा 32 न्यूटन मीटर हो जाएगा, 32 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज। ये तेरा डाउनवर्ड रहेगा तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, क्लॉकवाइज 32 न्यूटन मीटर, ठीक है? ये तो प्रॉपर है नहीं, ऐसा तो फोर्स लगता नहीं, परपेंडिकुलर लगता है, मतलब ये दोनों तो C और, मतलब ये दोनों तो गलत है, R और S गलत है। P और Q, P तेरा क्या है एंटी क्लॉकवाइज एंड Q तेरा क्या है क्लॉकवाइज। अब देखें ऑप्शन क्या दे रखा है, P और S हैव अपोजिट मूवमेंट्स, नहीं। द मैग्नीट्यूड ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स इज मैक्सिमम एट पॉइंट R, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज मैक्सिमम एट पॉइंट R, नहीं। Then magnitude of moment of force is maximum at point P and Q. At point P and Q, magnitude of moment of force is maximum at point P and Q. Yes, वो correct है। Moment of force R is negative, R is negative नहीं, P and Q is maximum, perpendicular लास्ट डिस्टेंस है और दोनों यहाँ पे मैक्सिमम है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसके अंदर, C ऑप्शन आएगा। पर जमा नहीं कुछ, मेरे को कुछ खास नहीं लगा, है ना? देख इस क्वेश्चन में, when a light enter from air to glass इट बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, ठीक है, बेंड टूवर्ड द नॉर्मल करेक्ट है एयर टू ग्लास में। इफ़ रेड ब्लू येलो कलर्स आर अलाउड, अगर रेड ब्लू और येलो अलाउड हो रहा है तो विबग्योर के हिसाब से हमेशा ना जब आए थे ना विबग्योर लिख लेने का, सब समझने का। अब मेरा यहाँ पे रेड ब्लू और येलो, तो ये ब्लू है येलो, तो मतलब बीच में येलो आ रहा है। तो अलाउड टू इंटर द सेम ग्लास ब्लॉक, सेम एंगल ऑफ इंसिडेंट, देन विच कलर वैल्यू एंगल I माइनस एंगल R भी लिस्ट, किसका एंगल I माइनस एंगल R लिस्ट रहेगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, क्योंकि एंगल I मुझे लेफ्ट का भी सोचना है और एंगल R मुझे राइट का भी सोचना है। तो पहली चीज़ तो किसका एंगल I, यहाँ पे किसका, यहाँ पे व्हेन ए लाइट इंटर, तो एंगल I तो सबका सेम है, एंगल I सबका सेम रहेगा, एंगल R सबका अलग अलग रहेगा।
तो एंगल आर मतलब डिवेटेड, यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिवेट कौन सी लाइट हो रही है, सबसे ज़्यादा डिवेट ब्लू होगी, तो इसका एंगल आर सबसे ज़्यादा रहेगा। तो एंगल आई मतलब कि अगर सबसे ज़्यादा रहेगा इसको मैं सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आई माइनस आर सबसे लीस्ट इसी करेगा, तो ब्लू कलर। आया समझ में बेटा? आए कि नहीं? चलिए आगे। देख ये दो क्वेश्चन को देखते हैं। फॉर ए कॉन्वेक्स लेंस द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड ए रियल इमेज इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ एफ ऑफ ए गिवन लेंस मस्ट बी। देख अभी यहाँ पे क्या है कि ये तो हमने कर चुके हैं ना, कॉन्वेक्स लेंस में मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज फोकल लेंथ मस्ट बी क्या होता है, 2f आना चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 1.5f और 2.5f 3.0 और 4f। 4f कब रहेगा जब जरा फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज, ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ मस्ट बी 1.5 तो आता नहीं है, यहाँ करेक्शन रहेगा मुझे 2.5 की जगह पर 2 रहेगा, फिर 3 और 4, ये 2f आता है बेटा फोकल लेंथ, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस मेरा जो आता है वो 2f आता है, लीस्ट मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। इसमें ऑप्शंस नहीं है, वो गलत है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देख क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिफ्रैक्शन इज नॉट शोन करेक्टली। अगर रेस देख अभी यहाँ पे रेस कैसे आ रही है, ये रेस यहाँ से एफ से ऐसे पास हुई है तो इधर पैरेलल जाएगी, इधर से जाती तो फिर एफ से 2f से पास, नहीं ये करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि एफ से जाएगी तो यहाँ से अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब सी क्या हो गया, मतलब ये तो मेरा ये हो गया ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं हो गया, 2f हो गया। लाइट 2f से जा रही है तो भी मेरी ऐसे जाएगी, ये करेक्ट है, ठीक है। f से जाएगी तो भी ये करेक्ट है। अब यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट जाएगी, ये क्या है कॉनकेव लेंस, ये कॉनकेव लेंस है। रे ऑफ लाइट ऐसे गई डाइवर्स हुई डॉट डॉट डॉट, ये रे गई डाइवर्स हुई फ्रॉम एफ से, और ये लाइन विच ऑफ द डायग्राम इज नॉट शोन करेक्टली, इसको ये दोनों तो करेक्ट है। ऑप्टिकल सेंटर से रे जाती है अनडिवाइडेड जाती है, ये एफ से पास हुई तो पैरेलल जाएगी, ये तेरी 2f से भी जाएगी तो ये पैरेलल होगी, तो फिर तो इसी को ही उनको, क्योंकि ये भी 2f से जाएगी लाइन तो 2f से पास हो रही है तो वहाँ जाके पैरेलल जाएगी, ठीक है। जो लाइन अगर मेरी 2f से पास होती है, जैसे f से पास होगी तो वो सीधा स्ट्रेट यहाँ तक जाएगी, फिर यहाँ से फिर पैरेलल हो जाएगी, ओके। ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। अच्छा ये कॉनकेव है, कॉनकेव में भी तो ये रहेगा सेम, ये कॉनकेव, ये रॉन्ग है, ये वाला रॉन्ग है, ये 3 करेक्ट है, इसके अंदर जिगजैग जिगजैग कुछ भी कर रखा है। हाँ क्या वो कॉन्वेक्स वाला नहीं 2f वाला करेक्ट है वो, ठीक है। एक कॉनकेव लेंस प्रोड्यूस ओनली वर्चुअल इमेज, ओनली वर्चुअल डिमिनिश्ड, हाँ तो इसमें वर्चुअल में 2 बनता है, वर्चुअल इनलार्ज बनता है कॉन्वेक्स में, और कॉनकेव में वर्चुअल डिमिनिश्ड, तो बी आएगा इसमें, ठीक है। चल नेक्स्ट देख लेते हैं। 2 notes are produced from the different musical instrument such that they have the same loudness and same pitch। ये क्वेश्चन कई बार हम देख चुके हैं, तो क्वालिटी ऑफ साउंड वेव फॉर्म कई बार देख चुके हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। कुछ क्वेश्चन तो कई पेपरों में रिपीट हुए हैं, ठीक है। चलिए सब टिक करने की जरूरत नहीं है। ये जूल्स लॉ I²RT, IR²T तो नहीं है, I²RT करेक्ट है, ठीक है। When a current flow I flow through a wire, then the electrical energy produced is given by I²RT, फर्स्ट वाला ये, ठीक है। The main switch is a double pole switch, single pole switch, triple pole switch and none of this। डबल पोल स्विच, जो मेन स्विच होता है वो क्या होता है, डबल पोल स्विच, ठीक है। देख अब यहाँ पे क्या दिया है, रेजिस्टिविटी ऑफ ए गोल्ड एंड प्लेटिनम इज 2.1 इंटू 10⁻18 ओम मीटर एंड 10.5 इंटू 10⁻8 ओम मीटर रिस्पेक्टिवली, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट।
कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? देख प्लेट गोल्ड का दिया है 2.1, 10⁻8 मतलब -8 तो सेम है, और ये 10.5, तो इसका प्लेटिनम का मेरा रजिस्टिविटी ज़्यादा है एंड गोल्ड की रजिस्टिविटी मेरी यहाँ पे कम है। यस, तो यहाँ पे 5 मीटर ऑफ प्लेटिनम वायर विल हैव द सेम रजिस्टेंस एज ए 1 मीटर ऑफ गोल्ड वायर। ठीक है, क्योंकि रजिस्टिविटी अगर मेरा ये क्या है पर मीटर में रहता है, दिस रजिस्टिविटी इज़ 1 मीटर, तो अगर मैं 5 मीटर गोल्ड वायर कर दूँ तो उसकी रजिस्टिविटी, उसका मतलब जो रेजिस्टेंस रहेगा, देखिए गोल्ड एंड प्लेटिनम 2.1 रिस्पेक्टिवली, ये गोल्ड का ये प्लेटिनम का स्टेटमेंट। अच्छा 5 मीटर ऑफ प्लेटिनम वायर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, 5 मीटर ऑफ प्लेटिनम वायर विल हैव द सेम रेजिस्टेंस एज 1 मीटर ऑफ गोल्ड वायर। नहीं, ये तो उल्टा होगा, 5 मीटर गोल्ड का वायर प्लेटिनम के बराबर रहेगा। यस, तो ये उल्टा हो गया, तो मेरा ये फॉल्स हो गया। गोल्ड वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर रेडियस विल हैव द सेम रेजिस्टेंस एज प्लेटिनम वायर 5 सेंटीमीटर रेजिस्टेंस। नहीं, ए एंड बी बोथ आर इनकरेक्ट। ठीक है, तो डी आएगा, समझे? वाई आर हैवी ड्यूटी पॉट्स एंड पेन्स ऑफन मेड विथ ए मेटल बेस। देख क्यों, क्योंकि मालूम है हैवी क्यों मेटल, क्योंकि क्यों थिकनेस बढ़ाते हैं मेटल बेस का? हीट कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए। हीट जितना मोटा रहेगा उतना उसमें मास ज़्यादा रहेगा, हीट कैपेसिटी इंक्रीज होगी। वाइल द हैंडल्स आर मेड ऑफ द प्लास्टिक और वुड मटेरियल, बिकॉज नॉन कंडक्टिंग रहेगा तो हीट विल ट्रांसफर नहीं होगा, इसे इजीली ऑपरेट कर सकेंगे। यस ना? द मेटल बेस हैज़ ए लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सो मेटल बेस नहीं, मेटल बेस हैज़ हाई स्पेसिफिक, ये करेक्ट है। इसके आगे पढ़ते हैं, सो इट होल्ड हीट वेल while the plastic or wood handle has a low specific heat capacity so it does not get too hot। बी वाला ही करेक्ट है। ठीक है, चलिए भी पढ़ लेते हैं। द मेटल बेस हैज़ लो स्पेसिफिक कैपेसिटी सो, नहीं लो तो है कि हाई है ना, द मेटल बेस है हाई कैपेसिटी सो इट्स हीट अप स्लोली नहीं है, हीट अप स्लोली एंड प्लास्टिक वुड हैंडल्स हैज़ लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सो इट स्टे कूल। ये भी तो करेक्ट है ना, क्योंकि जो मेटल बेस रहता है, मेटल बेस हैज़ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यस ना, सो इट हीट्स अप स्लोली, रेपिडेडली हीट नहीं होगा, स्लोली हीट होगा। और इसमें क्या था, मेटल बेस हैज़ ए हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सो इट्स होल्ड हीट वेल, ये भी करेक्ट है, होल्ड हीट वेल। वाइल द प्लास्टिक एंड वुड हैंडल हैज़ ए लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सो इट डज नॉट गेट टू हॉट। हॉट हल्का फुल्का होता है पर टू हॉट नहीं होता है, बिल्कुल कूल तो रहता नहीं है। इट स्टे कूल तो होता ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। अगर कोई चीज़ हम हीट करते हैं उसका कोई अगर मान लो कोई हैंडल भी है, इंसुलेटर बना है, तब भी वो हल्का फुल्का हॉट हो जाता है, स्टे कूल नहीं रहता है। फर्स्ट वन, और वो आपका जो है कि हीट वेल वो प्रॉपर है। देखते हैं आगे कुछ और ऑप्शन दिया हुआ है, डी वन ही करेक्ट रहेगा। ठीक है, ओके। सो इट स्टे कूल, इसकी वजह से मैं उससे बी को करेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, स्टे कूल नहीं रहता है भाई, कूल कहाँ रहता है? आप प्रेशर कुकर का हैंडल टच करते कूल थोड़ी रहता है, वो कूल रहता है नहीं रहता है ना, फिर वही वार्म रहता है। चल देखते हैं आगे। ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस energy is released and temperature remains constant. During melting of ice at 0 degree Celsius, the energy is released and temperature remains constant. Energy observed and temperature remains constant. देख, जब मेल्टिंग आइस हो रहा है तो उस समय एनर्जी क्या होता है? एनर्जी ऑब्जर्व एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो एनर्जी ऑब्जर्व एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, बी। A radioactive element is placed at an evacuated chamber, then the rate of the decay will decrease या increase या remains unchanged या depend upon the surrounding temperature। बता। Decrease। remains unchanged, क्योंकि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का जो डीके है उसके ऊपर कोई भी चीज़ इफेक्ट नहीं डालती है, ना टेम्परेचर, ना प्रेशर, ना कोई भी केमिकल एक्टिविटी, ना कोई भी फोर्स। इट्स ए नेचुरल फिनोमिना, इट्स ए न्यूक्लियर फिनोमिना। यस, क्लियर? तो किसी चैम्बर में रखो, कुछ भी रखो, उसका जो डीके है
वो रिमेन्स अनचेंज रहेगा। अंडरस्टूड? हम उसके रेडिएशंस को स्टॉप कर सकते हैं, रेडिएशन, पर उसमें से निकलने वाले रेडिएशन को रोक नहीं सकते। समझे? चला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा फिल द ब्लैंक्स हो गया। Complete the following by choosing the correct answer from the bracket. 6. A body is acted upon by the two equal and opposite forces that are not along the same straight line. That the body will remains. अगर body is acted by the two equal and opposite forces that are not in the same straight line. तो क्या हो जाएगा? वो कपल का डेफिनेशन हो गया। ठीक है, तो द बॉडी विल रिमेन्स स्टेशनरी हैविंग, कैसे स्टेशनरी? टू इक्वल, एक ऐसे और एक ऐसे, टू इक्वल अपोजिट फोर्स नॉट एक्टिंग ऑन सेम स्ट्रेट लाइन, सेम स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, नॉट स्ट्रेट ऑन सेम लाइन। तो इट मीन्स व्हाट? समझ में आया कि नहीं? देख, ऐसा हो गया, ये हो गया फर्स्ट एंड अपोजिट, नॉट एक्टिंग ऑन सेम लाइन। तो ये क्या हो जाएगा? रोटेशनल। मतलब कपल हो गया ना एक तरह से, कपल का डेफिनेशन। उन्होंने कपल टॉपिक नहीं है पर उसके डेफिनेशन पर उन्होंने क्वेश्चन रख दिया। रोटेशनल मूवमेंट विल प्रोड्यूस। ईजी है पर निकाल दिया, पता नहीं क्यों। नेक्स्ट देख, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट डालता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस से भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे इफेक्ट पड़ता है। यस। वेवलेंथ ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इंडिपेंडेंट ऑफ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम is independent of एंगल ऑफ इंसिडेंट। टेम्परेचर पे इफेक्ट है, वेवलेंथ ऑफ लाइट पे भी इफेक्ट है। ये कैसा क्वेश्चन हुआ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, मान लो कोई मीडियम है, ग्लास मीडियम है या एयर मीडियम है। अब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब उसके अंदर की थिकनेस, ये डेंसिटी वगैरह ये सब हो गई जिसके अंदर लाइट पास होने वाली है। टेम्परेचर राइज करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होता है, मॉलिक्यूलर्स आपके अलग दूर हो जाती हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब क्या हो गया कि उसके ऊपर कोई अगर इंसिडेंट एंगल फॉल करेगा तो उससे उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंजेस नहीं आएंगे। हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंट में। और वेवलेंथ ऑफ लाइट में वेवलेंथ ऑफ, हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंट आएगा इसके अंदर। ठीक है, समझे कि नहीं? वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके लिए असर पड़ता है, फर्क पड़ता है। वेवलेंथ मतलब वेवलेंथ अगर ज़्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका डिक्रीज हो जाएगा, वेवलेंथ अगर कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट डिपेंड्स अपॉन, स्पेसिफिक लेटेंट हीट डिपेंड्स अपॉन मास, मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट या वॉल्यूम। मास पे स्पेसिफिक लेटेंट हीट है ना। अगर सिर्फ लेटेंट हीट होता तो डिपेंड अपॉन मास। जैसे स्पेसिफिक हीट होती है, इट डिपेंड अपॉन यूनिट मास। तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट डिपेंड किस पे है? यूनिट मास पे डिपेंड्स है। तो मास पे डिपेंड ही नहीं हुई, वो डिपेंड किस पे रहेगी? सिर्फ मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और स्पेसिफिक वॉल्यूम पे भी डिपेंड नहीं है। क्यों? क्योंकि लेटेंट, क्योंकि हमारा पर्टिकुलर वॉल्यूम फिक्स है ना, फिक्स वॉल्यूम है, फिक्स मास है। क्लियर? मटेरियल से डिफरेंट मटेरियल के डिफरेंट स्पेसिफिक लेटेंट हीट रहेगी। गॉट इट? तो मटेरियल आएगा। ए स्लिम ब्रांच ऑफ ट्री इज पुल्ड एंड रिलीज, देन इट मेक्स विच टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस? अरे स्लिम ब्रांच ऑफ ट्री को एक बार मैंने फोर्स अप्लाई किया तो उसे कौन सा बोलेंगे? वाइब्रेशंस। नेचुरल वाइब्रेशन कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं, उसमें तो अप्लाई ही नहीं करते हैं। डैम्प में एक बार अप्लाई करते हैं एंड फोर्स में कंटिन्यू अप्लाई करते हैं। क्या हुआ? स्टडी प्रॉपर नहीं चल रही लगता है। द रेट ऑफ द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम वायर ऑफ लेंथ L and area of cross section is A upon 4. Another nichrome wire length is 3L and area of cross section E upon 2 will be ratio 2:2। तो यहाँ पे मुझे अभी यहाँ पे ना रेजिस्टिविटी, यहाँ पे लेंथ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से। यस, रेजिस्टिविटी क्या है? RA अपॉन L।
दोनों ही रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम वायर ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिस मच, अनदर नाइक्रोम वायर, तो दोनों नाइक्रोम वायर, दोनों को रेजिस्टिविटी सेम है। यस, तो ए अपॉन एल इज इक्वल टू ए अपॉन एल, आर मेरा कैंसिल कर देते हैं हम लोग, तो ए अपॉन एरिया क्या है यहाँ पे, अभी यहाँ पे एल मेरा क्या, ए अपॉन एल, लेंथ इज 3L एंड एरिया इज ए अपॉन 2, तो एरिया मेरा ए अपॉन 4 डिवाइड बाई ए अपॉन 2 इज इक्वल टू एल अपॉन 3L, तो ये 2 1 जा 2 2 जा, यस, तो मेरा ए भी कैंसिल होगा, ये 1/2 आ गया, और एल इज इक्वल टू एल कैंसिल 1/3 आ गया, 1/2 1/3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, यहाँ पे पूछे द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, तो एक रेजिस्टेंस मेरा R1 हो गया, दूसरा रेजिस्टेंस R2 हो गया, तो R1 R2 2/2 ठीक है, 2/3 आएगा। मोमेंट ऑफ फोर्स वाइल ओपनिंग ए बॉटल कैप इज ओपन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, बता ओपनिंग ओपन, हाँ बॉटल ओपन करके देख ले, दुनिया की कोई भी चीज़ याद रख, दुनिया की हर चीज़ क्लॉकवाइज क्लोज होती है, ट्राई करके देख ले, हर बॉटल देख ले, टैप देख ले, यहाँ तक कि लॉक को भी देख ले, यस ना, क्लियर, स्क्रू को भी देख ले, क्लोज करेंगे तो क्लॉकवाइज करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज ओपन होगी, C4 क्लॉकवाइज C4 क्लोज, ठीक है, समझे, मैच द कॉलम, सिंगल फिक्स पुली, सिंगल मूवेबल पुली, VR इज इक्वल टू 2, सिंगल मूव, MA ग्रेटर देन VR, MA ग्रेटर देन VR तो होता ही नहीं है किसी में, तो ये रॉन्ग ही है, ठीक है, देन सिंगल फिक्स पुली, VR इज इक्वल टू 2, सिंगल मूवेबल पुली, इसका आ गया, ठीक है, और NA इंटू VR इक्वल टू 1, एफिशिएंसी इंटू VR इज इक्वल टू 1, एफिशिएंसी इक्वल टू VR इज इक्वल टू 1 कहाँ से आ गया, VR इसका 1 होता है, किसका, फिक्स पुली का, अच्छा, मतलब कि इसका नंबर ऑफ एफिशिएंसी परसेंटेज इंटू VR इज इक्वल टू 1, यस, तो ये तुम्हारा सिंगल फिक्स पुली हो गया, कॉलम में मैच द कॉलम, तो तेरा फिक्स पुली का ए ही है, ए है, अल्फा है, और इसका बीटा है, और गामा इसका नहीं है, तो नेम द वेव यूज फॉर द एको डेफ्टिंग साउंड, आई ये कहाँ था गया, अच्छा ये दोनों को मैच करना था ना, हमारा मैच यही रहेगा, ऐसे क्यों दिया अल्फा बीटा, पता नहीं क्यों दिया है अतरंगी है स्कूल वाले की, वही मैं भी सोचूं अल्फा बीटा गामा कहाँ से इस पे आ गया, समझे, हाँ हो गया, नेम द वेव यूज फॉर द एको डेफ साउंड, कौन सा वेव है, अल्ट्रासोनिक साउंड, नेम द वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन ए बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, बता कौन सा वाइब्रेशन है, फोर्स वाइब्रेशन से, हाँ, आजा क्वेश्चन नंबर 3 पे, is it possible to for a concave lens to form an image of size 2 times that of the object, ऑब्जेक्ट का डबल साइज इमेज बन सकता है, पॉसिबल है, यस और नो, राइट यस और नो, जस्ट ओनली यस और नो, कॉनकेव नहीं, कॉनकेव का नहीं था, हाँ पॉसिबल है, क्योंकि कॉनकेव में हमेशा डिमिनिश इमेज बनती है, ऑलवेज डिमिनिश बनती है, व्हाट विल हैपन टू द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इफ ए पार्ट ऑफ द लेंस इज कवर्ड विथ ए ओपेक पार्ट, इट विल रिफ्लेक्ट बैक, नहीं, फोकल लेंथ को क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने लेंस को कवर कर दिया, उसका फोकल लेंथ थोड़ी अंदर से कुछ होने वाला है, फोकल लेंथ वैसे ही रहेगा उसका, जो पार्ट उसका ओपन रहेगा वहाँ से वो रे पास होगी, समझे कि नहीं, ऐसा एक क्वेश्चन लोग किया भी थे शायद, कवर करके नहीं किए थे, देख अब यहाँ पे लेंस नहीं बोला कौन सा लेंस है, मान ले कोई एक ऐसा लेंस है, ठीक है कॉन्वेक्स, और मान ले मैंने ऐसा ड्रॉ किया, अब मान ले मैंने यहाँ पे कोई एक ओपेक पार्ट रख दिया, ठीक है ये ओपेक पार्ट हो गया, अब मैंने ऑब्जेक्ट ऐसा लिया, इस ऑब्जेक्ट का इमेज, अब इस ऑब्जेक्ट का इमेज, एक तो ये चीज़ फिक्स है कि ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा, फोकल लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओपेक कर देना, तो यहाँ से रे नहीं जा रही है, हमारी 2 रे जाती थी, एक रे जाती थी कहाँ से, एक यहाँ से जाती थी, और एक हम ऐसा ड्रॉ करते थे और यहाँ से F से पास करते थे, है ना, ऐसा करते थे, अब हमारी एक तीसरी रे होती है जो नीचे से F से पास होती है और नीचे जाती है और फिर इधर से स्ट्रेट जाती है, समझे कि नहीं,
और अगर दूसरी रे मैं अगर यहाँ से एफ से नहीं ले रहा हूँ तो कैसे लूँगा, यहाँ से लूँगा और वो कन्वर्स होगी। कन्वर्स होगी तो कैसे कन्वर्स होगी, ऐसे नीचे बैंड होगी। यस, जब जहाँ बैंड होगी वो जहाँ इंटरसेक्ट करेगी, दैट इज माई पॉइंट ऑफ इमेज। समझे कि नहीं समझे, डाइवर्स तो होने वाली नहीं है, रे जो भी ऐसे जाएगी उससे कन्वर्स होगी। यस, नीचे अब मेरी सारी रे, मतलब इस ऑब्जेक्ट की सारी रे कैसे जाएगी, सारी रे मेरी ऐसे जा रही है। बस फर्क इतना कि उसमें से एक रे जो एफ से जा रही है वो पैरेलल जाएगी, बाकी सारी रे ऐसे जाके, बाकी ये जो सारी रे यहाँ पे जो आएगी ना, ये सारी रेस मेरी ऐसे कन्वर्स होगी। समझे, जो एक रे है जो एफ से पास हो रही है वो मेरी ऐसे जाएगी। गॉट इट, क्लियर हुआ। तो इसके फोकल लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। 5 बल्ब आर कनेक्टेड इन ए सीरीज इन ए रूम, 5 सीरीज में यहाँ रिंग सिस्टम। 1 bulb is fused, it is removed and remaining 4 bulbs are again connected in series to the circuit. What will be the effect of the following physical quantity? Increase, decrease, remain same physical quantity. What will be the effect of increase? क्या increase? 1 bulb is fused. What will be the effect of the following physical quantity? अच्छा, resistance, intensity of light. Intensity of light increase होगी, resistance decrease होगा, ठीक है, एंड इंटरेस्ट लाइट आपकी इंक्रीज होगी। समझ में आया बेटा। कैलकुलेट द पावर ऑफ द क्रेन, पानी लेके आ जरा, एक ग्लास पानी लेके आ।